ठीक है। तो मुझे जितना हॉस्पिटल का बिल आया या फिर हॉस्पिटल में जितना खर्चा हुआ, मेरे जितने मेडिकल बिल्स होंगे उसके बेसिस पर मुझे 2 लाख में से अप टू 2 लाख मिलेगा, क्योंकि मैंने सम अश्योर्ड कितना लिया है 2 लाख का। कि 2 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर मुझे अपना खर्चा करना पड़ेगा। अगर 2 लाख तक हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे बिल्स के हिसाब से जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे अच्छी तरह से उतना पैसा, कुछ प्रोपोर्शन देते हैं वो लोग, पूरा पैसा नहीं देते। कुछ कंपनीज पूरा पैसा देती है तो उसके हिसाब से मुझे पैसा देंगे। तो इसलिए मुझे फाइनेंशियल लॉस ना हो इसलिए मैं अपना इंश्योरेंस निकलवाती हूँ, और उसके बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ ऐसा होता है मुझे तो पैसा देती है। ठीक है। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ रिटन फॉर्म। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटन फॉर्म इज़ नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। जो वो रिटन फॉर्म होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि मेरी यहाँ पॉलिसी कंटिन्यू है, उसको बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व बट इट कॉम्पनसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय दैट रिस्क। वो रिस्क नहीं मिटाती, पर एटलीस्ट ऐसा कुछ हो फ्यूचर में तो मुझे पैसों की क्राइसिस ना आए, पैसों की कमी ना महसूस हो। अगर मेरे पास कल उठ के पैसे नहीं हुए तो मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी, इसलिए इंश्योरेंस करवाते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है? द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद द सोसाइटी एंड इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़। एक तो इंश्योरर है और दूसरा इंश्योरी। सो इंश्योरेंस इज़ नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैनॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. It is a special form of contract and hence apart from law of contract the following specific principles are also applicable. ये एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसमें 2 और प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड है। ये कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. The main objective of an insurance contract cannot be of making profit. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारे मेडिकल बिल्स की भरपाई करना होता है. इट इज़ ओनली टू हैव कॉम्पनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस. The basic law of insurance is a social concept. As such, the parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith. विश्वास होना चाहिए, विश्वास के बेसिस पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और अगर ऐसा कुछ भी फ्रॉड वगैरह कुछ नज़र आता है तो हम उस पे से विश्वास उठ जाता है. तो हमें ट्रस्ट के बेसिस पर ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार करवानी है. While entering into a contract, both the parties should provide all informations required regarding the insurance product. अगर मतलब ऐसा इंश्योरेंस करवाने से पहले ऐसा पूछते हैं, अगर हमारी एज ज़्यादा हो कि आपको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये सब डिटेल्स जो होती है वो हमें अच्छी तरह से देनी है. वो कुछ टेस्ट करवाने के लिए भी बोलते हैं कि आपको बीपी है या फिर डायबिटीज़ है या फिर कोई और बीमारी तो नहीं है, तो हमें वो बीमारी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. अगर वो बीमारी की वजह से हमें कुछ दिक्कत आती है तो वो लोग इन सम केसेस पैसा नहीं देते, पर अभी ऐसा नहीं है. अगर 2 साल तक कुछ भी ना हो और तीसरे साल में कुछ होता है तो वो पैसा देते हैं. ऐसा कुछ अग्रीमेंट कंडीशंस होती है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर ये सब चलता है. While taking an insurance policy, even if the information is not asked by either parties, both should provide it. If it is felt that it can have impact on the contract, हमें ऐसा लगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए. एनी इंश्योरेंस अग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अमाउंट्स टू फ्रॉड. ऐसा ना हो कल उठ के कुछ पता चले और फिर कॉन्ट्रैक्ट ही टूट जाए, हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी ही वैलिड ना हो. इसलिए ऐसा फ्रॉड ना हो, इसलिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी चाहिए. एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. इसलिए ये प्रिंसिपल फॉलो करना, अटमोस्ट गुड फेथ, हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें सही तरह से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. Whenever it comes to be known that the principle of utmost good faith is broken, the insurance agreement or policy stands null. वो पॉलिसी हमारी ब्रेक हो जाएगी, और
आगे हमने जो भी प्रीमियम पे किया होगा वो हमारा जाएगा। एंड वॉइड, पॉलिसी स्टैंड्स नल एंड वॉइड, मतलब वो पॉलिसी आगे वैलिड नहीं होगी, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। एंड द इंश्योरेंस कैन नॉट गेट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड एंड ही लूजेज द राइट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द रिस्क। इंश्योरी को अपना जो प्रीमियम पे किया होगा, सपोज़ 1-2 साल बाद पता चला, तो 2 साल का प्रीमियम हमारा जाएगा। और वो तो ठीक है, अगर हमें आगे जाके कोई बीमारी आई तो उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ मेड टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योरी। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अभी ये प्रिंसिपल क्या है ये देखेंगे हम। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड टू डिसाइड हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे टू द इंश्योरी इन द इवेंट ऑफ लॉस अकर्ड। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो ये प्रिंसिपल के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरी को कितना पैसा देना होगा। एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गेट ओनली कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस एंड ही कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट कमाने का कोई इंटेंशन नहीं होता, हमें जितना खर्चा हुआ उतना खर्चा ही इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी। शायद कुछ केसेस में हमें कम भी मिलता है, पर प्रॉफिट तो नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबाउ द लॉस इंकर्ड। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें कभी कभार ज़्यादा पैसा बोनस वगैरह कुछ मिल जाता है, पर यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि जितना खर्चा होता है उतना ही मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता। इफ़ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू देन द ओरिजिनल वैल्यू, इट इज़ इम्प्लाइड दैट ही विल प्रोपोर्शनेटली गेट अ लेसर अमाउंट एंड अ पार्ट ऑफ द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय हिम। हमें 2 लाख का लिया है तो 2 लाख तक ही मिलेगा। अगर हमारा खर्चा 3 लाख हुआ है तो 1 लाख हमें अपने जेब में से निकालना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल दिए गए हैं 3, वो देखेंगे। इफ़ अ पर्सन टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹3 lakhs बट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ₹5 lakhs, then in the event of the complete loss of the product the insurer will get maximum 3 lakhs। ठीक है, मेरा 5 लाख का खर्चा हो गया, पर मैंने इंश्योरेंस तो 3 लाख का ही लिया है तो मुझे 3 लाख ही मिलेंगे। when the value of the product is 5 lakhs but the insurer is insured it only for ₹3 lakhs, and if the product is partially damaged which is estimated at ₹2 lakhs, the insurer will get only ₹1,20,000 as compensation as it is the proportionate amount of ₹3 lakhs which is the insured amount। प्रोडक्ट 5 लाख का था, उसमें से नुकसान पार्शियली हुआ है जो 2 लाख तक आता है, मतलब 40% आता है, 40% आया। ठीक है, 40% जितना मेरा नुकसान हुआ, तो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख की है तो उसके भी 40% ही 40% ही मिलेंगे। ठीक है, तो 5 लाख के 40% 2 लाख होते हैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पार्शियली डैमेज हुआ है। तो अगर मेरी इंश्योरेंस अमाउंट 3 लाख की है तो उसके भी मुझे 40% ही मिलेंगे। When the value of the product is 5 lakh, it is insured for the full amount. In the event of complete damage to the product, the insurance company will pay the full amount 5 लाख। फुल डैमेज हो गया, यहाँ पे क्या था, पार्शियली डैमेज था, इसलिए मुझे पार्शियल अमाउंट मिला। ठीक है, उसकी वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी तो 2 लाख तक आई। 5 लाख का प्रोडक्ट में सिर्फ 2 लाख का ही नुकसान है, तो 40% का नुकसान है। तो जितना मेरा सम अश्योर्ड होगा उसके मुझे 40% ही मिलेंगे। यहाँ पे पूरा नुकसान है, 100% का नुकसान है, तो मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब है कि जितना आपको लॉस हुआ उसका ही भुगतान आपको होगा, उसका मतलब ये है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट insured. Example, the owner of the house has financial interest in a house while a tenant of a house does not have financial interest। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर कुछ इंश्योरेंस जिसका इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो खुद का हो, खुद की मालिकी का हो। अगर हमें हाउस का इंश्योरेंस लेना है कि कल उठ के मेरे हाउस में कुछ फायर हो जाए या फिर कुछ स्टोलन हो जाए तो हमें पैसा मिले, तो वो जो हाउस होगा वो हमारी मालिकी का होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। व्हेन अ पॉलिसी इज़ टेकन फॉर एन इंश्योरेबल प्रोडक्ट एंड इफ़ इट इज़ फुल्ली डैमेज एंड व्हेन द इंश्योरेंस कंपनीज पेज कॉम्पनसेशन, द फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप विल बी विद द इंश्योरेंस कंपनी। सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने अपना जो घर है वो मॉर्टगेज किया है या फिर घर का
इंश्योरेंस लिया है तो अगर वो घर पूरा डैमेज हो गया या फिर पूरा जल गया फायर की वजह से, तो वो कंपनी की ओनरशिप जो होगी वो इंश्योरेंस कंपनी के पास होगी, ठीक है, क्योंकि वो उनका पूरा पैसा देने वाला है, ठीक है। तो पॉलिसी मैंने जो ली थी वो इंश्योरेबल प्रोडक्ट के लिए थी, और अगर वो पूरी डैमेज हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्या देगी, उसके बदले मुझे पैसे दे देगी, और वो जो डैमेज प्रॉपर्टी थी वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। वो लाइफ इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो एक पर्सन का होता है, इंसान का होता है, उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगी, हमें पैसे दे देगी, और उसके सामने वो जो डैमेज प्रॉपर्टी है वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। एक तो लाइफ होता है और जनरल होता है, ये दो है जो वो मेन कैटेगरीज़ हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस में होल लाइफ होता है और एंडाउमेंट होता है, ये डिटेल में हम आगे देखेंगे। जनरल में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है और अदर जनरल इंश्योरेंस है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में मरीन आएगा, शिप इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, या फिर रेल या रोड, जिस तरह से गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस। अदर जनरल इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, एनिमल इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ लॉयल्टी अगेंस्ट फ्रॉड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़, एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन इंश्योरेंस। एम्प्लॉयज़ ये दो बार क्यों दिया गया है, एक्चुअली एक ही बार होगा। तो ये सारे जो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में देखना मिलेगा कि ये टाइप ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्या, ठीक है। तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है और किस टाइप्स के इंश्योरेंस आते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच।